सबसे पहले अपने सेट टॉप बॉक्स के रिमोट से मेन्यू दबाएं। उसके बाद इंस्टॉलेशन में जाएं, फिर स्क्रीन पर दिख रहे टीपी लिस्ट को सेलेक्ट करें और फिर फ्रीक्वेंसी 11090 मेगाहर्ट्ज, सिंबल रेट 29500, पोलैरिटी V सेव करके सेव का बटन दबाएं। इसके बाद स्क्रीन पर दिखाई गई सभी फ्रीक्वेंसी और सिंबल रेट को आप इसी प्रकार से सेव करें और फिर सर्च करें। ध्यान रखें कि आपको अपनी डिश को नहीं हिलाना है। तो लीजिए, अब आपका डीडी फ्री डिश का सेट टॉप बॉक्स तैयार है आपको पहले से भी ज्यादा चैनल्स के मजे देने के लिए, और वो भी बिना किसी मासिक शुल्क के। दर्शकों नमस्कार। हमारी देसी चिकित्सा पद्धति जिसे हम आयुर्वेद कहते हैं, इसमें रोग निवारण और स्वास्थ्य लाभ के अनेक उपाय दिए गए हैं। लेकिन आज हम जिस पे चर्चा करेंगे वो है ऋतुचर्या। ऋतुचर्या क्या होती है, इसके क्या लाभ हैं और ये कैसे हमें अपनानी चाहिए। और इस पर बात करने के लिए, ज्ञान देने के लिए आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर डी.के. शर्मा। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। थैंक यू सर। डॉक्टर साहब, वैसे तो अनेक उपाय हैं, लेकिन आयुर्वेद में ऋतुचर्या का क्या महत्व है? सर, जैसे आयुर्वेद में अलग अलग प्रकार की चर्याओं का वर्णन है, जिसमें से दिनचर्या मैं पहले लूंगा, दिनचर्या है, और इसी के साथ हम एक ऋतुचर्या शब्द सुनते हैं। तो हमें समझना पड़ेगा कि चर्या मीन्स आचरण, यानी हमारा आहार विहार। तो किस ऋतु में हमारा क्या आहार विहार रहना चाहिए, इसी को हम ऋतुचर्या कहते हैं। तो आयुर्वेद शास्त्र में जैसे मेनली 6 ऋतुओं का वर्णन मिलता है। तो हमारा देश में अलग अलग जगह पे अलग अलग ऋतु हैं, बट मोटे तौर पे हम 6 ऋतुएं लेके चलते हैं। तो उसमें जो 3 ऋतुएं हैं वो आदान काल में आती हैं और 3 ऋतुएं विसर्ग काल में आती हैं। लेकिन आज हम जो बात करने जा रहे हैं विसर्ग काल जैसे है। जी सर। साउथवर्ड मूवमेंट जो सन की रहती है, जिसे दक्षिणायन भी कहा जाता है। तो इसमें 3 ऋतुएं जो है, जैसे वर्षा पहले आती है। हाँ, वर्षा, फिर शरद। अब शरद ऋतु का आगमन हो रहा है। तो इसमें जो शरद ऋतु है, इसके बारे में कैसी ऋतुचर्या होनी चाहिए, इसके बारे में क्या क्या करना चाहिए हमें? सर, इसमें जो हमारी ऋतुओं का डिटेल में जो वर्णन मिलता है, सबसे पहले तो हम इसमें दोषों की स्थिति देखना जरूरी है। त्रिदोष नाम जो हमारा आयुर्वेद में वात, पित्त और कफ त्रिदोष माने गए हैं। तो इसमें शरद ऋतु में पित्त का प्रकोप रहता है। पित्त का प्रकोप रहता है। कफ भी रहता है थोड़ा? कफ इसमें सर, क्योंकि जैसे से अब ऋतु चेंज होगा तो अब संचय होना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि अब शीत ऋतु जैसे आरंभ हो चुकी है, तो कफ का संचय होना स्टार्ट हो जाएगा। अब संचय होगा आगे। तो लेकिन ये जो सर विसर्ग काल है ना, विसर्ग से जैसे मैं यहाँ पे अब शाब्दिक अर्थ में अगर हम जाते हैं, विसर्ग का अर्थ होता है दान, यानी कि देना। अच्छा। तो कुदरत हमें अपनी शक्ति देता है विसर्ग काल में। तो यही एक मौका होता है हम सभी प्राणियों के पास कि उत्तम बल का संचय करना, ताकि आदान काल में जब नेचर हमसे ये दोबारा शक्ति अपनी वापस लेगा, ये क्योंकि ये कुदरती नेचुरल फिनोमेनाज हैं, तो उसके लिए हमें एक शक्ति का संचय करना है। तो वो विसर्ग काल में, क्योंकि कुदरत हमें वो देता है, एक अपॉर्चुनिटी देता है, मौका देता है, क्योंकि अब हमारी जो अग्नि है ना, वो धीरे धीरे प्रदीप्त दिशा की तरफ जाती है। तो अब हम क्या है कि जो भी कुछ खाने पीने का हमारा है, क्योंकि हम स्पेसिफिकली अगर शरद ऋतु की बात करें तो इसमें हमें जो पित्त का प्रकोप ज्यादा रहता है। हाँ, पित्त प्रकोप ज्यादा रहता है। तो इसमें हमें पित्त शामक थोड़ा आहार विहार का ग्रहण करना चाहिए। और जो शीत ऋतु अब हमारी आने वाली है, अब स्टार्ट हो चुकी है, तो हमें अब, क्योंकि इसमें जैसे ऋतु संधि काल, हमारी पिछले जो आपका प्रोग्राम था मैं उसमें भी जिक्र हुआ था इसका। तो ऋतु संधि काल की इसलिए इंपॉर्टेंस है सर, क्योंकि हम उसी जोन में इस समय चल रहे हैं। तो जो एक हमारा इंटर सीजनल पीरियड, एग्जैक्टली इंटर जो बीच का पीरियड रहता है, पहला सप्ताह और आने वाली ऋतु का भी पहला सप्ताह, तो लगभग ये 14-15 दिन का जो हमारा संधि काल रहता है, इसमें हमें अपनी ऋतु को, अपनी चर्या को चेंज करना है और फिर जो आने वाली ऋतु है उसको ग्रहण करना है। जी सर। जैसे आयुर्वेद में ऋतुचर्या है, ये तो आम लोगों के लिए है,
जितने भी हमारे प्राणी हैं। लेकिन इसमें एक ऋतु शोधन है जी, जिसे पंचकर्मा में कहा जाता है। पंचकर्मा की जो भी क्रियाएं होती हैं, ऋतु शोधन उसका है। तो ऋतु शोधन में किस प्रकार की क्रियाएं की जाती हैं पंचकर्मा में? सर पंचकर्म जो हमारा है इसमें वर्णन है, क्योंकि जो हमारा एक नेचुरल दोषों का प्रकोप रहता है, तो हर एक ऋतु में अलग अलग रहता है, जो कि कुछ किसी ऋतु में किसी दोष का संचय रहता है। किस प्रकार? तो अब जो हमारा शरद काल जैसे अभी चल रही थी बात, इसमें हमारा पित्त का जो प्रकोप रहता है, तो इसके लिए विरेचन हम एक आयुर्वेदिक प्रोसेस है जो हमारे गवर्नमेंट आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है, और वहाँ पर सरली करके समझा दीजिए विरेचन जी। इसको मैं बड़ा सरल भाषा में दूंगा सर। जो हमारा कोई भी बॉडी में दोष है जी, तो उसको हम, जो हमारा मल मार्ग है, इसके द्वारा हम बाहर निकालते हैं औषधियां देकर। तो उससे क्या होता है कि जो संचित बॉडी में देश है, पित्त जो भी संचय है, वो अधोमार्ग से औषधि के द्वारा। और दूसरा जो इसकी क्रिया, वो नस्य क्रिया भी इसी में होती है। इसमें जो नस्य है, शोधन नस्य रहता है। इसमें क्या किया जाता है? इसमें भी सर नस्य में जो है नस्य कर्म, जो है ऑयल थेरेपी रहती है, ऑलिशन थेरेपी, तो शोधन नस्य का उपयोग किया जाता है। हाँ, नासिका रंध्र में दिया जाता है, और इसके साथ साथ इसके बहुत फायदे भी हैं। ये तेल जो होता है, ये मेडिसिनल होता है या कोई भी तेल घर का भी इस्तेमाल? इसमें यूजुअली तो हम जैसे डिजीज कंडीशन में मेडिसिनल ऑयल्स यूज करते हैं, बट एज ए रूटीन भी हम नस्य रिकमेंड करते हैं। तो उसमें घर में जैसे नारियल का तेल रहता है, तिल का तेल रहता है, ये यूज है। और अनुतेल का भी बहुत अच्छा इसमें रोल है। जी सर। ये ऋतु शोधन की दो ही क्रिया हम शीतकाल में कर सकते हैं। शीतकाल में सर जो पेशेंट की स्थिति के अकॉर्डिंग जो वैद्य जो है डॉक्टर, ये पेशेंट ही कर सकते हैं या स्वस्थ आदमी भी करे? तो ऐसा नहीं है, ये तो जो बेसिकली शोधन क्रिया है, ये तो होती ही स्वस्थ व्यक्ति के लिए है। एक मिसकंसेप्शन है कि नहीं जी हम बीमार होंगे तो शोधन कराएंगे, तो ऐसा नहीं है। ये शोधन क्रिया स्वस्थ व्यक्ति के लिए है, और ये हर किसी को हर साल करवानी चाहिए, और सीजन के अकॉर्डिंग करनी चाहिए। जैसे कि कफ का जब काल रहता है, बाद में वसंत ऋतु रहती है, उस समय हमें वमन करवाना चाहिए। वर्षा ऋतु में उस समय हमें बस्ती का प्रयोग करना चाहिए। तो ये सब सभी हैं, ये हमारे उत्तम स्वास्थ्य के लिए। क्योंकि जो हमारी चिकित्सा का ना मूलभूत अगर देखेंगे तो दो तरह की चिकित्सा रहती है, एक शमन, एक शोधन। तो शमन चिकित्सा, जब दोष प्रकोपित बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे तो शमन चिकित्सा का आपको लाभ उतना नहीं मिल पाएगा। फिर उस समय तुरंत लाभ के लिए शोधन चिकित्सा का हम उपयोग करते हैं। तो ये फैसिलिटीज जैसे मैंने अभी बात बताई थी, हमारे गवर्नमेंट आयुर्वेदिक जो हॉस्पिटल है जम्मू में, वहाँ ये सुविधाएं अवेलेबल हैं। हमारे पंचकर्मा एक्सपर्ट्स हैं वहाँ पर, और बहुत इंप्रूवमेंट हुई है। जी। जो भी रिसेंट हमारे, इसका साइड इफेक्ट भी कोई नहीं होता, कोई दवाई नहीं खानी है, कुछ नहीं करना। इसमें शरीर में सफाई, जैसे घर की सफाई करते हैं, किसी आंगन की सफाई करते हैं, ऐसे शरीर की सफाई है ये। क्योंकि जो हमारे डायरेक्टर साहब हैं डॉक्टर मोहन सिंह सर, वो बड़ा उन्होंने इंटरेस्ट लिया, और मैं कहूँगा कि रूपरेखा बदल दी है। तो मैं लोगों से इस मंच से ही एक रिक्वेस्ट भी करना चाहूंगा कि आप उन फैसिलिटीज का लाभ उठाएं, और हॉस्पिटल जाएं, अपने आप को रजिस्टर्ड कराएं। जम्मू में और कश्मीर में भी इसका जी सर, इवन अब तो मैं कहूंगा कि जम्मू में भी फैसिलिटीज हैं, कश्मीर में भी हैं, और इवन ये जो हमारे अब लेटेस्ट अब आ रहे हैं, हमारे टूरिस्ट सेंटर्स आ रहे हैं, तो वहां पर भी इन फैसिलिटीज को प्रोवाइड करवाया जा रहा है इन फेस्ड मैनर। तो अब तो क्योंकि आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का कंसेप्ट है, तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले टाइम में विद द सपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट एंड हायर अथॉरिटीज, तो ये फैसिलिटीज लोगों को आम मिलेंगी। जी डॉक्टर साहब, आपने तो जो मेडिकल ट्रीटमेंट बताया, जी इसके अलावा शीत ऋतु में और क्या करना चाहिए हमें? सर शीत ऋतु में ना अब स्वास्थ्य वर्धन के लिए हमें इसमें देखो, हमारी जैसा मैंने बताया था अग्नि प्रदीप्त रहती है, तो गुरु अन्न आहार विहार का यूज कर सकते हैं हम। इसमें जितने भी हमारे जो ड्राई फ्रूट्स हैं, चाहे खजूर हो गया, छुआरा है, इसमें किशमिश है, बादाम है, इन सब को भी प्रयोग किया जा सकता है। उसके अलावा इसमें हम जो गौ दुग्ध से बनी चीज़ें हैं, ठीक है, और उसके बाद जो हमारा जो भी जैसे गुड़ है, इन सब से बने पदार्थ, तो यानी कि गुरु आहार हम इस्तेमाल कर सकते हैं। यूजुअली हम कहते हैं गुरु आहार ना करें, बट इस सीजन में हम ये कर सकते हैं शीत ऋतु में। इसके साथ अभ्यंग का बहुत बड़ा रोल है। जब हम, हाँ सर, क्योंकि शीत ऋतु में जो हेमंत और शिशिर मेन जो शीत ऋतु में मानी गई हैं, उसमें भी ऑलमोस्ट सेम इनकी चर्या रहती है, बट शिशिर में क्योंकि रुक्षता आना स्टार्ट हो जाती है, तो उसमें हमें स्निग्धता थोड़ी और बढ़ानी पड़ती है। ये एक डिफरेंस है सर। इसके लिए स्निग्धता के लिए
क्या सेवन कर सकते हैं? स्निग्धता के लिए बिल्कुल सर, यूजुअली कई कहते हैं कि भाई देखो डॉक्टर साहब घी के लिए सभी मना करते हैं, देसी घी। हाँ, लेकिन मैं कहूंगा गाय का देसी घी, क्योंकि गोदुग्ध और गोघृत को श्रेष्ठ माना गया है आयुर्वेद शास्त्र में। बट मैं यहाँ ये मंच से कहना चाहूंगा, घी अगर मैं कह रहा हूँ कि आप इस्तेमाल करें, तो ये ऐसा नहीं है कि एक जनरल, आप मान लो किसी को बहुत ज्यादा कोई डिजीज पेशेंट है, वो डॉक्टर से अपनी सलाह करें, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो भी कंसर्न डॉक्टर है, ही कैन डिसाइड कि आप कितना मात्रा में और कितना ले सकते हैं। तो इसलिए घृत का आप ऐसा ना करें कि घृत बिल्कुल छोड़ दें, मात्रावत लें, जो भी ले मात्रावत लें, और उसके साथ क्या अनुपान लेना है वो पता होना चाहिए। जैसे कि उष्णोदक, मैं किसी चिकित्सक की सलाह पे, जी सर बिल्कुल, कितनी मात्रा में लेना है, कितनी मात्रा में लेना है। और सबसे बड़ी बात है कि जो इसके साथ पथ्य अपथ्य क्या रहना चाहिए वो हमें पता रहना चाहिए, क्योंकि अब शीत ऋतु है, जैसे आपने पूछा, तो उष्णोदक मैं कहूंगा यहाँ पर कि हल्का गुनगुना पानी, इसका इस्तेमाल करना चाहिए। हालांकि उष्णोदक का जब आप शास्त्र में वर्णन देखेंगे तो उन्होंने अष्टमांश चतुर्थांश करके भी वर्णन किया है, यानी कि पानी को हमने उबालना है और रिड्यूस करना है, तो वो भी एक अलग से। ये गुनगुने पानी का सेवन जो है सबसे उत्तम कौन सा काल रहता है पूरे 24 घंटे में, जहाँ हर समय किसी समय कर सकते हैं? नहीं, ये सर इसमें जो उष्णोदक है, क्योंकि शीत ऋतु है तो हमें शीत से वात का प्रकोप होगा, हमें डिजीज मतलब होने की ज्यादा संभावना रहती है। तो आप उष्णोदक खासकर सुबह के टाइम और शाम के टाइम, क्योंकि शीत का उस समय ज्यादा रहता है, और खासकर मॉर्निंग के टाइम कफ काल रहता है, तो उस समय भी गुनगुना पानी का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे लोगों को अक्सर आदत है कि सुबह सुबह उठ के पानी पी लेते हैं 2-2, 3-3 गिलास, मैं कहूंगा ऐसा भी मत आप कीजिए, कि पानी पीजिए मगर उतना मात्रावत कीजिए, क्योंकि शास्त्र ये नहीं कहता, क्योंकि देखिए अब किसी चीज को हम कैसे इंटरप्रेट करते हैं ये भी एक डिफरेंस क्रिएट करता है। इसके अलावा और कौन सी जो खाने योग्य चीजें हैं हमें इनका विशेषकर सेवन करना चाहिए शीत ऋतु में? जी, शीत ऋतु में अब जैसे जो जितने भी हमारे जो सीजनल सब्जियां आ रही हैं, ये सर सभी इस्तेमाल करनी चाहिए, क्योंकि ये सभी जो हमारी वेजिटेबल्स अब खासकर अब आने वाली है, इसमें गाजर है, मूली है, ठीक है, गोभी है, पालक है, तो जितने भी ये जो शाक वर्ग की औषधि हैं ये सभी हमें इस्तेमाल करनी चाहिए। इसके अलावा हमें स्ट्रेंथ के लिए मैं ये कहूँगा कि जो रसायन औषधियाँ हमारी उनका भी इस्तेमाल करना चाहिए, आपकी शतावरी, अश्वगंधा, शिलाजीत, तो ये सब भी इस्तेमाल करने चाहिए। तो बट ये है कि मैं फिर कहूँगा आप अपने डॉक्टर से सलाह लें, ठीक है, उनकी राय लें, और जैसा वो आपको एक एडवाइस करें तो उनकी देखरेख में हर चीज़ों का इस्तेमाल। डॉक्टर साहब, ये तो आपने बताया ये सेवन करना चाहिए, ऐसे कौन से परहेज करने हमें शीत ऋतु में, जिन चीज़ों का हमें सेवन नहीं करना चाहिए या उनको ग्रहण नहीं करना चाहिए? सर शीत ऋतु में जैसे कि एक जनरल मैं यही कहूँगा कि कोई भी आप ज़्यादा ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल ना करें, इसमें खासकर आपका जो एक दही, लस्सी, ठीक है, सत्तू, जो ठंडी चीज़ें रहती हैं मोस्टली, तो इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और रेफ्रिजरेटर में लगी हुई चीज़ें, इस मत से मैं कहूँगा आप खासकर ध्यान रखें अपने घरों में, रेफ्रिजरेटर में लगा हुआ पानी, रेफ्रिजरेटर में लगा हुआ अन्न, खाना पीना, ये बिल्कुल बंद करना चाहिए। अदरवाइज आप खुद बीमारियों को न्योता दे रही हैं। और जितना आप इस चीज़ को प्रोपेगेट करेंगे सिस्टम को, कि अपने घर में एक हेल्दी डाइट से, यानी आजकल एक हमारा मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने दिया है, संदेश दिया है, मैं कहूँगा स्लोगन दिया है कि हर दिन हर घर आयुर्वेद। तो वो कैसे होगा कि हर रोज हम कुछ ना कुछ आयुर्वेद के रिलेटेड कुछ ना कुछ घर में एक एक्टिविटी करें। किसी दिन हो सकता है कि हम कुछ ना कुछ एक प्रिपेयर ही करें घर में। जैसे मैं एक छोटा सा एक बता दूंगा आप मंच में, ताकि घर में बच्चे तंग करते हैं कि चॉकलेट्स खाना, ये खाना है, तो मैं उनको कहूंगा कि आप ड्राई फ्रूट से भी ले लें और उसमें खजूर ले लें, क्योंकि खजूर आपको कंसिस्टेंसी देगा, और उसको आप जब मिक्स करेंगे प्रॉपरली और उसको कंसिस्टेंसी से आप उसकी छोटी छोटी चॉकलेट्स बना सकते हैं, तो वो एक सप्ताह तक बिल्कुल खराब नहीं होंगी। यू नीड नॉट टू ऐड एनी प्रिजर्वेटिव्स। शीत ऋतु में वैसे भी, शीत ऋतु में ये वैसे भी ब्रंगण हैं सभी, तो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे, तो बच्चों को मोटिवेट करें ताकि वो अनहेल्दी फूड प्रैक्टिसेस की तरफ ना जाएं। और इसमें जो शीत ऋतु में खासकर कहवा है हमारा प्राचीन काल से, चाहे कश्मीर रीजन ले लो, जम्मू रीजन ले लो, तो इसका ट्रेंड था और इसका इस्तेमाल बड़ा अच्छा है। ड्राई फ्रूट भी सेवन कर, जी बिल्कुल, ड्राई फ्रूट इसमें डाल सकते हैं इसमें। और आयुष्वात हमारा आयुर्वेद का जो है, ये हम पिछले कोविड के दौरान भी इसने बहुत लोगों को फायदा दिया, सिम्टोमेटिक पेशेंट्स में भी और जो माइल्ड एसिम्प्टोमेटिक। डॉक्टर साहब, ये ऋतुचर्या जो है ये बहुत बड़ा विषय है। जी सर। वैसे आयुर्वेद का जो प्रसिद्ध ग्रंथ है अष्टांग हृदय, उसका 3रा अध्याय में ये है। जी बिल्कुल। तो उसमें एक इसका श्लोक भी है, शीते अग्रम। जी। और वृषिते जो है ये अल्प बलम होता है, और अन्य जो है
ये मध्यम में रहता है, ताकत रहती है। तो ये बहुत बड़ा विषय है। फिर समय मिलेगा तो हम आपसे जरूर चर्चा करें और दर्शकों को लाभ देंगे। आप स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, सभी दर्शकों का भी धन्यवाद। हाँ, दर्शकों आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।